तरफ से संकेत मिल रहे हैं और इसके अलावा आज क्या रणनीति भारतीय बाजारों में लेकर चलनी चाहिए ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं। और एफआईआईज की तरफ से देखिए लगातार बिकवाली ही हो रही है और ये जो पूरा महीना था ये अब तक का सबसे खराब महीना था अगर एफआईआईज के बिकवाली के लिहाज से हम देखेंगे। लगातार 18 दिनों से बिकवाली ही हो रही है और पिछले 5 महीने का भी ट्रेंड देखेंगे तो नेट एफआईआईज सेलर ही रहे हैं। कल भी कैश मार्केट में 1800 करोड़ की बिकवाली करके गए, लेकिन डीआईएस की तरफ से सहारा मिला हुआ है। कहीं ना कहीं 2230 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज ने खरीदारी की 1158 करोड़ की और इंडेक्स ऑप्शन में भी 1880 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए इन तमाम आंकड़ों को कैसे समझना चाहिए, आज के लिए कैसे रीड कर रहे हैं और भारतीय बाजारों में आज क्या करें ये भी समझ लेते हैं। और ऑप्युलेंट एडवाइजर्स से ब्रिजेश सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ब्रिजेश गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सुबह सुबह अपना। क्या करना चाहिए आज भारतीय बाजारों में? संकेत तो अच्छे मिल रहे हैं बट आज एक्सपायरी भी है मई सीरीज की, तो उस लिहाज से किस तरह से ट्रेड करें? तो गुड मॉर्निंग पूजा जी। सी ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी वीक है हमारे भारतीय बाजार का। नो डाउट कि यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट वो एक पॉजिटिव में बंद हुए हैं और हमारा मार्केट की अगर हम बात करें तो एक गैप अप ओपनिंग होने की संभावना है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पिक्चर को अगर हम देखें रेंज को तो की बात करें तो 16,400 से 16,440 ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस है। अगर हम इस दायरे को छोटा कर दें तो आप देखेंगे कि 16,250 ऊपर का एक रेजिस्टेंस आता है, नीचे में लगभग 16,000 और 15,990 ये उसका एक सपोर्ट आ रहा है। तो हाल फिलहाल को ट्रेंड को देखते हुए निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी में नो डाउट पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी में अगर कोई भी उछाल आता है और 16,150 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो एक बार आप 16,240 का स्टॉप लॉस लेके आप बेच के चलिए निफ्टी को। यही एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ और मेरा ऐसा मत है कि निफ्टी जो एक्सपायर होगा वो लगभग 16,050 के आसपास होना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो लगभग 34,650 34,750 ये उसका दायरा है। अगर उसके ऊपर चला तो फिर 34,980 से 35,100 का एक रेजिस्टेंस निकलेगा। लेकिन सपोर्ट की बात करूं तो बहुत अच्छा सपोर्ट एक 34,000 के आसपास में, और अगर टूटता है तो 33,600 का आता है। लेकिन एक्सपायरी जो मुझे लगती है बैंक निफ्टी की वो लगभग इसी स्तर पे लगती है 34,400 34,500 के बीच में। ठीक है, तो 34,400 से 34,500 के बीच एक्सपायरी हो सकती है और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए निकल कर आ रहा है वो 34,050 है। इसके नीचे फिर 33,600 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और निफ्टी भी आज दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। रेंज आपको बताती गई है, शुरुआत फ्लैट से नेगेटिव आज होते हुए दिखाई दे सकती है निफ्टी की, तो इस पर नजर रखिए। इसके अलावा ब्रिजेश आज के लिए आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी होंगी? तो देखिए पूजा जी, ओवरऑल मार्केट तो दायरे में रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेंगे क्योंकि रिजल्ट सीजन भी चल रहा है। तो मेरा 1 से 2 दिन के लिए हाथ से जो पहली कॉल है वो एचडीएफसी लाइफ की है। अगर हम एचडीएफसी लाइफ के डेली के चार्ट को देखें तो उसने एक हायर लोस फॉर्मेशन किया है जो कि बुलिशनेस दर्शाता है। वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है और जो ऑक्सिलेटर्स थे वो ओवरसोल्ड जोन में थे, उनमें भी अभी एक बाई सिग्नल ट्रिगर हुआ है। तो कल के सत्र में लगभग 569 के आसपास में बंद हुआ है, तो मौजूदा सत्र पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 548 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और जो टारगेट रहेगा वो लगभग 590 595 का रहेगा। टाइम फ्रेम होल्ड करने का रहेगा 1 से 2 दिन का। दूसरी जो कॉल है वो एशियन पेंट है, बिकवाली की कॉल है, क्योंकि हमने देखा है कि लगभग 3220 के आसपास में इसमें एक रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा था और नीचे के अगर हम सपोर्ट की बात करें कल उसने 2950 का एक सपोर्ट ले रहा था वो उसने ब्रेक किया है और वॉल्यूम के संग में गिरावट देखने को मिली है। ऑक्सीलेटर फ्रंट से अगर हम देखें तो लोअर हाइज फॉर्मेशन है, वो भी एक सेल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मत है कि कल के सत्र के लिहाज से 2838 के आसपास में बंद हुआ तो इस लेवल पे ही बेच के चलते हैं और 2885 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 2700 का हमारा टारगेट रहेगा 102 दिन के लिहाज से।
बिल्कुल। एचडीएफसी लाइफ में भी हमने कल देखा था, काफी अच्छी खरीदारी थी इंश्योरेंस स्पेस में और एचडीएफसी लाइफ तो टॉप गेनर था। आज 100 से 2 दिन के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं 590 के लेवल्स के लिए। और एशियन पेंट्स आज वापस से टूट सकता है और यहां पर 2700 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उतार चढ़ाव काफी बना रह सकता है, स्टॉप लॉस जरूर लगाकर ट्रेड करें। ब्रिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो दायरे में रह सकता है आज बाजार, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज काफी देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई मार्केट की बात। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों और नतीजों पर भी फोकस करते हैं। और कल बाजार बंद होने के बाद बीपीसीएल और अपोलो हॉस्पिटल और इसके अलावा इंडिगो, काफी सारी कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए। एक एक करके जान लेते हैं। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं नतीजों का पूरा एनालिसिस लेकर। सौमित, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन कौन से नंबर्स आए हैं और कैसे रहे? तो पहले तो अगर हम देखें तो बीपीसीएल के नंबर्स स्टैंडर्ड ऑन बेसिस पे ऑपरेशनली एनालिस्ट एस्टिमेट से काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट अपने पीयर्स से भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। और इसके पीछे का कारण था कि जो इन्वेंट्री गेन्स आए हैं वो हायर देन एक्सपेक्टेड थे। अगर आप सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स भी अगर आप देखते हैं कंपनी के, तो भी वो भी करीब 59% से जंप किए हैं, करीब $15.4 प्रति बैरल पे है। कंपनी की 2 रिफाइनरीज हैं, मुंबई और कोची, और दोनों ही रिफाइनरीज की अगर आप मार्जिन्स को देखते हैं तो वो ऑल टाइम हाई पे थे। स्ट्रॉन्गर रिफाइनिंग मार्जिन्स के कारण जो मार्केटिंग बिजनेस में वीकनेस था वो थोड़ा बहुत ऑफसेट हो गया है। बट अगर आप देखते हैं तो नेट प्रॉफिट जो साइड है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि अदर इनकम कम था और टैक्स रेट फोर्थ क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर काफ़ी हाई था। अब अपोलो हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा मिक्स सेट ऑफ नंबर्स था। रेवेन्यूज़ में बीट आए बट एबिटा और नेट प्रॉफिट थोड़ा कम आया है। एबिटा बिलो एस्टिमेट्स इसलिए है क्योंकि जो डिप देखने को मिला है ऑक्यूपेंसी लेवल्स पे वो हायर देन एक्सपेक्टेड है। करीब 57% का ऑक्यूपेंसी था थर्ड क्वार्टर में, ये नंबर करीब 63% के आसपास था। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जो कंपनी का ऑनलाइन बिजनेस है अपोलो 24/7, उसमें जो स्पेंड्स थे और कॉस्ट थे वो भी काफ़ी हाई होने के कारण एबिटा मिस आया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो टैक्स रेट 58.8% था फोर्थ क्वार्टर में, और ये हायर टैक्स रेट होने के कारण ही हमें नेट प्रॉफिट में एक बड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। आखिर में अगर हम इंडिगो के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो एक वीक सेट ऑफ नंबर्स थे, मिस था सभी फ्रंट्स पे। आप रेवेन्यू बात कीजिए, एबिटा, नेट, कंपनी ने वापस से एक नेट लॉस रिपोर्ट किया। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं तो पिछले 9 क्वार्टर में 8 क्वार्टर्स में कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया है, और कोविड से लेकर अब तक करीब 13,000 करोड़ रुपए के नेट लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया। अब ये वीक रिजल्ट्स के पीछे 3 कारण थे। एक तो कोविड का इम्पैक्ट था, दूसरा फ्यूल कॉस्ट हायर था, और तीसरा कारण ये था कि जो कंपनी के जो फॉरेक्स लॉसेस थे इस क्वार्टर में काफ़ी हाई थे। करीब 612 करोड़ रुपए के फॉरेक्स लॉस कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर FY22 में रिपोर्ट किया। और कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो अदर एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय कॉस्ट भी 12% से और 6% से हायर थे ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस। उसी के साथ अगर आप देखते हैं तो कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो भी थोड़ा सा म्यूटेड है। वो ये कह रहे हैं कि जो यील्ड्स है या जो टिकट फेयर्स है वो तो बढ़ रहे हैं अप्रैल और मई महीने में, बट हायर टिकट प्राइसेस की वजह से पैसेंजर लोड फैक्टर पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और फ्यूल कॉस्ट और रूपी भी हाई होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आगे चलते भी। ऑलराइट, तो ये कुछ नतीजे हमने आपको बताया भी। काफ़ी ढेर सारे नंबर्स आए हैं, इस पर आज हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने का। तो इंडिगो, अपोलो हॉस्पिटल और बीपीसीएल के नंबर्स आए, यहाँ पर तो हमारा फोकस रहेगा ही, लेकिन इसी के साथ ही साथ और भी काफ़ी ढेर सारे नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के दौरान। कैश सेगमेंट से, एफएनओ से एक बार वो भी देख लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज़्यादा डिटेल्स लेकर। शरद बताइए और कौन कौन से नतीजे आए और कैसे रहे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले कोल इंडिया के बारे में भी मैं बता देता हूं कि जो नंबर्स आए हैं ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले हैं। आप आय ले लीजिए, कामकाजी मुनाफा ले लीजिए, इन सारे आंकड़े जो आए हैं एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं। हालांकि मार्जिन्स थोड़े सपाट रहे हैं 27%, लेकिन वो भी इनलाइन आया है। अब बात करते हैं पैट की, तो वो जो है वो भी एस्टिमेट से बेटर आया है। 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कोल इंडिया के अच्छे नतीजे के लिए। सबसे पहला है वॉल्यूम्स बढ़े हैं, रियलाइजेशंस में बढ़ोतरी हुई है, और एक डिमांड जो है आपका पावर सेक्टर से और इंडस्ट्री से वो भी जो है ग्रोथ देखने में मिली है। याद रखिए पिछले साल का बेस भी कम था, तो अब जो है इंडस्ट्रियल वर्क और आपका जो जैसे अनलॉक 3 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, तो उस बेसिस पे जो है कोल की डिमांड में स्ट्रेंथ देखने मिला है। ये तो आपके निफ्टी के अर्निंग्स हुए, लेकिन कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अर्निंग्स थे जो
जो हम ट्रैक कर रहे थे आपके कैश मार्केट में और कुछ F&O मार्केट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाटा सबसे पहले लूँगा। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, आय में भी लगभग 13% का उछाल देखने मिला है और ग्रॉस मार्जिन की जो एक्सपेंशन हुई है उसके कारण जो कामकाजी मुनाफा है उसमें भी तेज़ी देखने मिली है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो लार्जली एक स्टेबल स्टॉक रहता है और इनके आंकड़े भी लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और एक टाइप से फ्लैटिश ग्रोथ हम लोग कह सकते हैं। आपके एनआई में ग्रोथ है लगभग 10 से 13% का, लेकिन जो प्रोविजंस है वो ज़रूर कम हुए हैं, तो ऑफ कोर्स स्टॉक पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। टीसीपीएल पैकेजिंग स्टॉक्स फोकस में है, अच्छे आंकड़े आए हैं 33% के ऊपर, दोनों आपके आय और मुनाफा में ग्रोथ देखने मिला है। वर्लपुल में लेकिन जो है थोड़े कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं और इस पे जो है इनकी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है सेगमेंट यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिली है। नाल्को जो मेटल स्टॉक्स है वो इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस जो है क्वार्टरली वाइज जो है रेवेन्यू वाइज उसमें देखने मिल रही है। आय में लगभग 50% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है और अगर मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने मिला है। जीएमएम फॉडलर के मिले जुले नतीजे आए हैं। आप कह सकते हैं कि आय में 52% का ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन जो आपके जो पैट है वो लगभग सपाट का ग्रोथ है। प्राज इंडस्ट्रीज़ के भी मिले जुले नतीजे आए हैं, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छे आए हैं शुगर स्टॉक्स के। हालांकि जो इनपुट रॉ मटेरियल कॉस्ट की बढ़ोतरी के कारण जो है बॉटम लाइन नंबर्स में इम्पैक्ट देखने मिला है। और वी-मार्ट रिटेल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 30% का ग्रोथ देखने मिला है और ऑपरेशनल नंबर्स जो हैं एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट किए हैं, तो वी-मार्ट पे भी फोकस रखिएगा। टोरेंट फार्मा के मिले जुले नतीजे आए हैं, लेकिन लार्जली कह सकते हैं इनलाइन है एक्सपेक्टेशंस के और मार्जिन्स में लेकिन थोड़ी दबाव ज़रूर देखने मिली है। 300 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन पे दबाव देखने मिला है। एसएच खेलकर जो है इस स्टॉक है आपके हाई बीटा स्टॉक है स्मॉल कैप स्पेस से, यहाँ पे आय में 13% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि बॉटम लाइन नंबर्स में जो है दर्द ज़्यादा दिखा है। और असाई इंडिया ग्लास यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले और एक एक्विजिशन भी छोटी अनाउंस हुई है, तो यहाँ पे जो पैट है यहाँ पे 50% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला, तो ये स्टॉक पे भी आप ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। तो ढेर सारे नंबर्स हैं, देखिए लिस्ट काफ़ी लंबी है। बड़े नतीजों में बीपीसीएल, अपोलो, इंडिगो, कोल इंडिया के भी नतीजे आए हैं और इसके अलावा कैश सेगमेंट से भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। एक एक करके हम बाद में उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन आज खबरों वाले शेयर्स भी काफ़ी सारे हैं। शरद, क्या क्या खबर आई है कल बाजार बंद होने के बाद और ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? तो बेसिकली सबसे पहले वोडाफोन आइडिया फोकस में रहेगा। यहाँ पे सेबी ने अलाउ कर दिया है कि जो भारत की गवर्नमेंट है वो अब एग्जेम्प्ट कर देंगे उनकी नई ओपन ऑफर जो वोडाफोन आइडिया खोलेंगे उसके ऊपर। अब जो है कंपनी जो है लगभग 33% से ज़्यादा स्टेक जो है कन्वर्ट करने वाली है ड्यूज़ को वो इक्विटी में कंपनी के। तो ये जो है ओपन ऑफर ट्रिगर होता है, तो ये गवर्नमेंट की मंजूरी या छूट मिल गई है। दूसरा स्टॉक एनएचपीसी रहेगा फोकस में। वित्त साल 2023 के लिए जो है डेट रेजिंग प्लान में लगभग 6,300 करोड़ का आंकड़ा जो है कंपनी ने अप्रूव किया है। जीएमएम फॉडलर में ऑफ कोर्स नतीजे तो आए थे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बोनस इशू हुई है। अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो आपको 2 शेयर्स के बोनस मिलने वाले हैं। टोरेंट फार्मा में भी बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है, 1:1 का रेशियो का अनाउंसमेंट है और एक अप्रूवल लेना चाहते हैं बोर्ड जो लगभग 5,000 करोड़ जो है जो शेयर सेल के ऊपर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है। फाइनल डिविडेंड भी लगभग 23 रुपये प्रति शेयर दिया गया है और कंपनी ने एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया कि जो यूएस की लिक्विड फैसिलिटी ऑपरेशन है वो अब वो डिसकंटिन्यू करेंगे। और उसके अलावा पेपर स्टॉक्स फोकस में रहेगा। जेके पेपर ले लीजिए, ओरिएंट पेपर ले लीजिए, आंध्रा पेपर ले लीजिए, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स के जो आंकड़े आए हैं इप्मा जो इनकी बॉडी है वहाँ पे देख सकते हैं लगभग 80% जो है एक्सपोर्ट्स में पेपर एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ देखने मिला है और ऑल टाइम हाई सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के आंकड़े देखने मिले लगभग 20,000 करोड़ के। तो पेपर स्टॉक्स जो है आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेगा। पेपर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। काफ़ी सारी कंपनियों ने बोनस शेयर भी अनाउंस किए, तो इन तमाम खबरों पर आज दिन भर हमारी नज़र रहेगी। धन्यवाद आप शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आज के अहम नतीजों पर भी फोकस करते हैं। आज हिंडाल्को अपने नंबर घोषित करने वाली है। नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये भी समझ लेते हैं और रशीशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। रशीशा बताइए हिंडाल्को के नंबर्स कैसे रहेंगे? इस क्वार्टर में हिंडाल्को से अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है और इसका कारण यह है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस थ्रू आउट द क्वार्टर एलिवेटेड लेवल्स पे थे। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू अराउंड 19,500 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 35% का ग्रोथ होगा YOY बेसिस पर और अराउंड 6 to 7% का ग्रोथ होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। रेवेन्यूज़ में हम इस क्वार्टर इंप्रूवमेंट देख सकते हैं बिकॉज रियलाइजेशंस हायर साइड पे थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अराउंड 1,700
1800 करोड़ रुपीस के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सकता है, जो मार्जिनल 3% का इंक्रीज होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। और इस क्वार्टर में एबिटा मार्जिन्स में भी हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट प्रेशर्स होने के बावजूद रियलाइजेशन एक अच्छे ट्रेंड पर थे, एल्यूमिनियम प्राइसेस अच्छे होने के कारण, और इसी के चलते दोनों एबिटा और एबिटा मार्जिन्स में हम एक्सपेंशन देख सकते हैं सिक्वेंशली और वाई बेसिस पर। एल्यूमिनियम प्राइसेस की बात करें तो ऑन एन एवरेज क्वार्टर 4 में एल्यूमिनियम प्राइसेस में हमने 55% का जंप देखा वाई बेसिस पर और 18% का जंप देखा सिक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते इस क्वार्टर में अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। नोवेलिस की बात करें तो नोवेलिस ने जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है, उसके नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं और उसमें भी हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा। नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन थे, लेकिन एल्यूमिनियम प्राइसेस के चलते उसमें भी हमने अच्छा जंप देखा। रेवेन्यूज़ में हमने 34% का जंप देखा नोवेलिस के वाई बेसिस पर और 12% का जंप देखा सिक्वेंशियल बेसिस पर, और एबिटा और पैट भी मोर और लेस हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आए थे। ऑल इन ऑल स्टैंड अलोन बेसिस पर भी हिंडाल्को के नंबर्स हम अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में। बिल्कुल, तो नोवेलिस के नतीजे तो हमने देखा अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं और हिंडाल्को के नतीजे भी बेहतर रह सकते हैं, ये हमारा पोल कह रहा है। तो चलिए अब इस पर नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए ये भी एक बार देख लेते हैं। IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। अनुज, थैंक यू सो मच सुबह सुबह समय देने के लिए अपना। क्या करना चाहिए आज, कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है आपको? सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। वहाँ हम देख रहे हैं कि एक तेज़ी वापस से दिखाई दे रही है, कितनी टिकाऊ है ये तेज़ी और किस तरह से ट्रेड करें वहाँ पर? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर में एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिली है, तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि 50,700 में बाय करें, 50,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,200 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 61,300 में खरीदारी कर सकते हैं, 60,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, 62,200 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो जो डॉलर में वीकनेस देखने को मिली है, जो वीकनेस आ रही है इसमें धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग, उस पर गोल्ड सिल्वर को एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अगर हम देखें तो गोल्ड अभी करीबन 1850 के आसपास सस्टेन कर रहा है, तो एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में एक बाउंस बैक शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो गोल्ड सिल्वर में बाउंस बैक देखने की उम्मीद है। इसके अलावा क्या करें अनुज, ये क्रूड में अभी हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन अब वापस एक तेजी दिखाई दे रही है कच्चे तेल में भी। क्या करना चाहिए? ऑयल को आज किस तरह से ट्रेड करें? देखिए, क्रूड के अंदर भी हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी है और देखा है कि $110 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहे हैं, डिमांड भी कंटिन्यूस है। तो क्रूड के अंदर भी हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड लिया जाना चाहिए करीबन 8,450 में। स्टॉप लॉस 8,250 का रहेगा, टारगेट 8,750 से 8,800 तक हो सकता है। तो जिस तरीके से इन्वेंट्री ड्रॉ डाउन हुई है उससे काफी हद तक क्रूड को सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। 8,750 के लेवल्स यहाँ पर एमसीएक्स क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स पर आते हैं अनुज, और यहाँ पर आपको कौन सा स्पेस पसंद आ रहा है, कौन सा सेगमेंट पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में अगर बात करें तो? कॉपर के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है और हम देख रहे हैं कि एक लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो कॉपर में जून कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 768 में बाय इनिशिएट कर सकते हैं, 762 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 780 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में और जिंक में, दो कमोडिटी में खरीदारी का ट्रेड बेस मेटल में लिया जा सकता है। ठीक है, तो कॉपर और जिंक ये दोनों अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कॉपर के लिए लेवल्स भी आपको सुझा दिए गए 780 के। अनुज, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बात भी आप कर रहे थे, डॉलर में जो वीकनेस आई है उसका असर दिख रहा है, सोने में तेजी आई है, तो डॉलर को किस तरह से ट्रेड करें? देखिए, डॉलर में अगर देखें तो हमने रिसेंटली देखा था 105 के लेवल तक गया था और अब देखें तो 101 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी सी डाउन होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जिस तरीके से फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं वो अब डिस्काउंटेड होता हुआ दिख रहा है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि रुपी यहाँ पर थोड़ा सा अप्रिशिएट हो सकता है। रुपी के अंदर हमें लगता है कि मतलब USD INR में डॉलर में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 77.70 में। स्टॉप लॉस 77.90 का लगाएंगे, टारगेट 77.30 तक हो सकता है। तो रुपी अगर देखें तो अप्रिशिएट हो सकता है और डॉलर में वीकनेस देखने को मिल सकती है, तो USD INR में बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पर बिग वाली का ट्रेड बनाइए 7730 के टारगेट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज ये सारी जानकारी देने के लिए। और यूएस डॉलर इंडेक्स हमने आपको सुबह बताया था 102 का भी जो लेवल है अब उसके भी नीचे आ चुका है, तो डॉलर में जो वीकनेस है वो बढ़ती जा रही है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में तेजी आई है, मेटल्स में बेस मेटल्स में तेजी आई है, लेकिन डॉलर में आप बिग वाली का ट्रेड ले सकते हैं। वीकनेस थोड़ी और यहाँ पर बढ़ सकती है, ये राय आपको दे दी गई है इस वक्त कमोडिटी मार्केट में।